इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कोनूर अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस्मान बेहोश हुआ था। जिसके बाद कोनूर अपने घोड़े से उतरकर वो नेजा उठा लेता है जो उसने उस्मान को मारा था। नेजे पर लगे खून को देखकर कोनूर कहता है, चारों अतराफ फैल जाओ, उसका जख्म गहरा है, वो दूर तक नहीं जा सकता। यहाँ उस्मान छुपकर एक जगह बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 सल्जूकी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही उस्मान उन पर हमला कर देता है और लकड़ी से मारकर दोनों को बेहोश कर देता है। उन्हें मारने के बाद वो खुद भी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि मुझे हिम्मत करनी होगी, मुझे उठना होगा। ये कहकर वो लकड़ी के सहारे से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ भेस बदल कर एक घोड़ा गाड़ी में सवार होकर एनागोल किले के अंदर दाखिल हो चुका था। उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं और चारों अतराफ का जायजा लेने लगते हैं। यहाँ सोगोत में एक शख्स ढोल बजा कर ऐलान कर रहा था, जो कह रहा था, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान बागी और मुजरिम है। सल्जूक सल्तनत से बगावत करके वो अदालत से फरार हो गया है। पकड़े जाने पर उसे सख्त सजा होगी। इसी दौरान मलहन खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं और उसे थप्पड़ मार कर कहती हैं, वक्त आने पर सब जान लेंगे कि कौन क्या है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ उस्मान एक गार के करीब पहुँच चुका था, जिसके बाद वो उस गार के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी जानिब मलहन खातून वजीर आलिम शाह के पास पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो कहती है, आलिम शाह, उस्मान साहिब के खिलाफ आप जो भी कर रहे हैं, क्या तुर्कों की रिवायात इसकी इजाजत देते हैं? ये सुनकर वजीर आलिम शाह कहता है, मलहन खातून उमर साहब की इकलौती बेटी और उस्मान साहिब के वारिस की माँ, इस हालत में आपके साथ मुलाकात होने पर मुझे बहुत अफसोस है। मलहन खातून कहती है, ये तो आपके चेहरे पर वाज़ेह है, खुद को ज्यादा मत थकाएं। आलिम शाह कहता है, नहीं नहीं, मुझे वाकई अफसोस है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस्मान साहब बेकसूर हैं, लेकिन उस्मान जैसा एक शख्स अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को रद्द करने से पहले बगावत पर क्यों उतर आया है? अदालत से भागने का मतलब ये है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। मलहन खातून कहती हैं, अगर सरदार ने ऐसा किया है तो वो जरूर कुछ जानते होंगे। मुझे उनकी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। उस्मान साहिब और हम खुद मुसीबतों के आदी हैं। मुश्किलात का सामना करने और उन्हें शिकस्त देने के बारे में हम खूब जानते हैं। आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र न करें, लेकिन इन मुश्किल दिनों का हिसाब लिया जाएगा वजीर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उस्मान एक गार में मौजूद था और बहुत तकलीफ में था, जिसके बाद वो एक खंजर को कोयलों में गर्म करने लग जाता है। फिर वो उस तपते हुए खंजर को उठा लेता है और अपने तीर के जख्म पर लगा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर वो उस खंजर को दोबारा कोयलों पर रख देता है, जिसके बाद वो अपना कपड़ा हटाकर सीने के जख्म को जाहिर करता है और दोबारा तपते हुए खंजर को उठाकर उस जख्म पर लगा देता है। यहाँ काई कबीले में बाला खातून कह रही थी, वो उस्मान साहब को कोनिया नहीं ले जा सके, लेकिन इस वक्त उस्मान साहब कहाँ पर हैं? ये सुनकर शेख अदब अली कहते हैं, पुरसुकून हो जाओ बेटी, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। सलजान खातून कहती हैं, अगर उस्मान साहब कुछ नहीं जानते होते तो वो उस बदबख्त वजीर के साथ कभी न जाते, जरूर उनके पास कोई मंसूबा होगा। शेख अदब अली कहते हैं, मैं सुल्तान मसूद से मिलने कोनिया जाऊंगा, मुझे उनसे इस बारे में बात करनी होगी। सलजान खातून कहती हैं, जब तक हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती, भेड़िए समझेंगे कि काई कबीले की बोस्त खाली है, लेकिन उस्मान साहब कोई हल निकाल लेंगे और काई के बोस्त को खाली नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर गुंदूज कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ किले में मारी निकोला के पास आ जाती है, जिसे देखकर निकोला कहता है, मेरी प्यारी ज़ौजा, अब तुम खूबसूरत लग रही हो। मेरा मतलब जो लिबास तुम्हें तुर्कों ने दिया था उसमें तुम चरवाहों जैसी लग रही थी, लेकिन अब खुद को देखो, तुम एक शहजादी लग रही हो। मारी कहती है, कपड़े इंसान को इज्जतदार और मजबूत नहीं बनाते। उस्मान और तुर्गुत, जिन्हें तुम कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते, उनके पास वो ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनकर निकोला गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो मारी? तुम मेरे किले में मौजूद हो और जिन्हें तुम ताकतवर कह रही हो, मैं तुम्हें उनसे लेकर आया हूँ और उन्हें पता तक नहीं चला। इसी को हकीकी ताकत कहते हैं, क्या तुम समझती हो? जिसके बाद मारी कहती है कि कोर्नीला कहाँ पर है? निकोला कहता है, उसे छोड़ो, आओ मैंने तुम्हारे लिए एक मखसूस दावत का इंतजाम किया है। मारी कहती है, मेरे लिए भी ये दावत मखसूस है, क्योंकि तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी दावत होगी। जिसके बाद मारी कुर्सी पर बैठ जाती है। निकोला कहता है, तुम्हारी उस दोस्त का नाम क्या था? कोर्निया? नहीं, कोर्नेलिया। ये कहकर वो खाने का ढक्कन उठाता है, जिसमें एक इंसान की खोपड़ी पकी हुई थी। ये देखते ही मारी घबरा जाती है। निकोला कहता है, बेहतरीन पकी हुई कॉर्नेलिया। ये सुनकर मारी बहुत परेशान हो जाती है। बाहर तुर्गुत एक जगह पर छुपा हुआ था। जिसके बाद वो कोतान को एक इशारा करता है। ये देखते ही कोतान उस घोड़ा गाड़ी पर जिस पर वो आए थे एक जलता हुआ तीर मार देता है। तीर लगते ही उसमें आग भड़क जाती है। आग को देखकर वहां पर मामूर सिपाही परेशान हो जाते हैं। सिपाही चिल्लाने लगते हैं, आग आग, और वो जमा होकर उस आग को बुझाने लगते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए तुर्गुत अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ आलिम शाह काई कबीले पहुंच चुका था। जिसके बाद वो कहता है,
ये हमारे तुर्कों की रिवायात हैं। सरदार की कुर्सी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। ये सुनकर शेख अदब अली कहते हैं, हमारे कबीले का सरदार जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। अगर कोई मसला हुआ तो जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, शेख अदब अली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे चारों अतराफ दुश्मन फैले हुए हैं और किलेदार भी बेकाबू हो चुके हैं। ये सुनते ही सलजान खातून कहती हैं, तुम क्या कहना चाहते हो वजीर आलिम शाह? जो भी कहना चाहते हो साफ साफ अल्फाज में कहो। आलिम शाह कहता है, अगर उस्मान यहाँ पर नहीं है तो किसी न किसी को सरदारी बोझ पर बैठना होगा, और जो शख्स सरदारी बोझ पर बैठेंगे वो हैं गुंदूज साहब। ये सुनते ही मलहन खातून कहती हैं, जैसा कि हमारे शेख ने कहा, हमारे सरदार जिंदा हैं और हमें और किसी की जरूरत नहीं। ये सुनते ही वजीर आलिम शाह गुंदूज की तरफ देखने लग जाता है। गुंदूज कहता है, जब वक्त आएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे वजीर आलिम शाह, लेकिन इस वक्त कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, लगता है तुम लोग मेरे अल्फाज नहीं समझे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त नहीं कर रहा, बल्कि आप लोगों को हुक्म दे रहा हूँ। दूसरी जानिब मारी खंजर उठा लेती है और निकोला पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन निकोला उसके हमले को रोक लेता है। मारी कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निकोला कहता है, तुम क्या समझी थी मारी, मैं सच में तुम्हारा आशिक बन गया था? ये सिर्फ सियासी मफाद की शादी थी, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे नजरों से गिरा दिया और तुमने मेरे एहसासात के साथ खेला। ये कहते ही वो अपना खंजर मारी के सीने में घोंप देता है, जिससे मारी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। निकोला कहता है, अलविदा हमेशा के लिए। ये कहकर वो जैसे ही दूसरा हमला करने लगता है, इसी दौरान तुर्गुत वहां पर आ जाता है और निकोला पर तीर चला देता है। तीर सीधा आकर निकोला के सीने में लग जाता है। मारी को जख्मी देखकर तुर्गुत उसे संभालने लग जाता है, जबकि निकोला तीर को तोड़कर अपनी तलवार निकाल लेता है और तुर्गुत पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गुत उसके हमले को नाकाम कर देता है, जिसके बाद वो उसे मारने लग जाता है। दूसरी जानिब कोर्निला एक कमरे में मौजूद थी और कमरे के बाहर तुर्गुत के सिपाही काफिरों का खात्मा कर रहे थे। लड़ाई की आवाज सुनकर कोर्निला दरवाजे पर आ जाती है और चिल्लाती है, मेरी जान छुड़ाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनते ही कोतान दरवाजा खोलता है और कहता है, कोर्नेलिया क्या तुम ठीक हो? हम तुम लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। मुझे बताओ कि गवर्नर का कमरा कहाँ पर है? ये सुनकर कोर्निला कहती है, मेरे पीछे आओ। यहाँ तुर्गुत और निकोला मुसलसल लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद तुर्गुत निकोला को गिरा देता है और फिर वो अपनी तलवार उठाकर कहता है, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है निकोला। लेकिन इसी दौरान कुछ बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर आ जाते हैं और तुर्गुत उनसे निमटने लग जाता है। फिर कोतान भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो उन तमाम काफिरों का खात्मा कर देते हैं। एक सिपाही कहता है, जल्दी करें सरदार, एक जानिब से मजीद सिपाही यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, हमें खुफिया रास्ते से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद वो मारी को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही निकोला चिल्लाता है, सिपाहियों। उसकी आवाज सुनते ही सिपाही वहां पर आ जाते हैं। निकोला कहता है, किले के तमाम दरवाजे बंद कर दो। यहाँ तुर्गुत वाले मुसलसल आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में उनका सामना कुछ सिपाहियों से हो जाता है, लेकिन वो एक ही झटके में उनको खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो सब एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। कमरे में दाखिल होते ही कोतान एक खुफिया सुरंग का दरवाजा खोलता है और कहता है कि सरदार, हमारे पास बहुत कम वक्त है, वो हमें ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, चलो जल्दी करते हैं। जिसके बाद वो मारी को लेकर उस सुरंग में दाखिल हो जाता है। फिर सिपाही भी एक एक करके उस सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ उस्मान एक गार में मौजूद था। इसी दौरान वहाँ पर एक सांप आ जाता है। जैसे ही वो सांप उस्मान के करीब आकर अपना मुंह खोलता है तो उस्मान की नज़र उस पर पड़ जाती है और उस्मान उसे दबोच लेता है। उसे पकड़ने के बाद उस्मान कहता है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ गुंदूज सरदारी खेमे में मौजूद था और वो सरदार की जगह पर बैठा हुआ था। मलन खातून कहती है, उस्मान ने आप पर भरोसा किया, अब उस्मान को ढूंढने के बजाय आप उसकी जगह पर बैठ गए हैं। ये सुनते ही गुंदूज कहता है, तुम अपने सरदार से बात कर रही हो मलन खातून, अपने अल्फाज पर काबू रखो। ये सुनते ही मलन खातून खामोश हो जाती है। गुंदूज कहता है, उस्मान ने बगावत की है, तुम भी वहाँ पर मौजूद थी, क्या तुमने नहीं देखा? अगर मैं भी बगावत करता तो हमारा कबीला तबाह हो जाता। मलन खातून कहती है, वजीर आलिम शाह उस्मान के खिलाफ चाल चल रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आप उसकी बात क्यों मान रहे हैं? गुंदूज कहता है, वजीर अपना फर्ज अदा कर रहा है, वो सिर्फ मदद करना चाहता है। जब से वो यहाँ पर आया है लोग खुश हैं। उसकी बातें सुनकर सलजान खातून कहती हैं, क्या तुमने माजी से सबक नहीं सीखा गुंदूज? वजीर कबीले को तकसीम करना चाहता है और काई कबीले को खत्म करना चाहता है। देखो तुम वहाँ हो और हम यहाँ हैं, वो हमें पहले ही तकसीम कर चुका है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कहाँ है और क्या कर रहा है? ये सुनते ही गुंदूज खड़ा हो जाता है और कहता है, वालिदा, उस्मान ने सुल्तान की नाफरमानी की है और वो फरार हो गया है। मैं कबीले की फलाह के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मलन खातून कहती है, फिर उस्मान का क्या होगा? आपको कबीले का ख्याल है लेकिन अपने भाई का नहीं। आप कुर्सी के लिए अंधे हो गए हैं गुंदूज साहब। ये सुनते ही गुंदूज गुस्से में आ जाता है और कहता है, मलन खातून, तुम अपनी हद उबूर कर रही हो।
عثمان میرا بھائی ہے اور میں تم سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن کونیا کے احکامات واضح ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے قبیلے کو نقصان پہنچے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے قندوز صاحب، پہلے ماری کو تلاش کریں جسے قبیلے سے اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہماری مہمان تھی۔ ہمیں بتائیں کہ وہ کس نے کیا ہے۔ بالا کی بات سن کر ملہن خاتون کہتی ہے پہلے ہم اس غدار کو تلاش کریں گے جس نے یہ کیا ہے، جس کے بعد سلجان خاتون کہتی ہیں اور وزیر عالم شاہ سے اپنے سپاہیوں کو واپس لے کر آ، وہ کائی قبیلے کے سپاہی ہیں اور بے قصور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔